दोस्तों नमस्कार, मैं मोहनलाल लोधा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद पीएन लोधा में। दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं। दोस्तों आजकल ऑनलाइन स्टडी का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ऑनलाइन स्टडी में आप जो है वही पढ़े जो आपके सिलेबस में है। ठीक है दोस्तों, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ें, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं रीट की। ठीक है, रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिलेबस अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है। आजकल कक्षा 6 से 10वीं तक की किताबें पढ़ाने के नाम पर लोग जाने क्या क्या परोस रहे हैं। दोस्तों 6ठी से और 10वीं तक की जो पूरी किताबें हैं, या मान लो एसएसटी की जो किताब है, वो पूरी जो किताब है एसएसटी की 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की, वो पूरी आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपको ध्यान देना है, आपको सिर्फ वही टॉपिक पढ़ना है जो आपके सिलेबस में है। दोस्तों ज़्यादा मेहनत करने से अच्छा है आप स्मार्ट मेहनत करिए। स्मार्ट मेहनत करोगे तो स्मार्ट ही आपके नतीजे आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप एक चीज़ को 10 जगह पढ़ने के बजाय उस चीज़ को जो है एक ही चीज़ को एक ही जगह 10 बार पढ़ो, ताकि वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है दोस्तों, उन चैनल को फॉलो कीजिए, उन यूट्यूब चैनल्स को फॉलो कीजिए जो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं, चाहे वो कोई भी हो। दोस्तों यदि हम भी नहीं करवाते हैं तो आप हमें भी फॉलो मत कीजिए। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, मैं विशेष रूप से रीट सेकंड लेवल एसएसटी के लिए ही आया हूँ। ठीक है दोस्तों, रीट सेकंड लेवल एसएसटी का जो है मैं पूरा सिलेबस करवाऊँगा, इसी के लिए मैं आया हूँ। दोस्तों मैंने देखा है आज यूट्यूब चैनलों में लोग कहीं तरीके से भ्रमित कर रहे हैं 6ठी से 10वीं तक की किताबों के प्रश्नोत्तर प्रस्तुत करने के नाम पर। तो आप भ्रमित नहीं हुए। बात दोस्तों पैसे की नहीं होती है, इंसान के लिए समय महत्वपूर्ण है। यदि एक वैकेंसी हाथ से निकल जाती है तो कितना पछतावा होता है। और दोस्तों समय बहुत मूल्यवान है, तो आप जो है अपनी स्टडी जो है स्मार्ट तरीके से करिए। ठीक है, स्मार्ट तरीके से मतलब आपको पूरा सिलेबस मालूम होना चाहिए और आप वही चीज़ें पढ़ें जो आपके सिलेबस में हैं। ऐसा नहीं कि उठा ली 6ठी से और 10वीं की एसएसटी की किताबें और उनको लगी एक तरफ से पढ़ना। दोस्तों उसमें आपका यदि आपको देखे ना ढंग से तो 50% सिलेबस ही जो 6ठी से 10वीं तक की किताबें हैं ना, उसमें से आपके एसएसटी में है। तो ध्यान रखें, इस प्रकार से ऑनलाइन स्टडी के चक्कर में आप भ्रमित नहीं होवे, जो चीज़ें आपके सिलेबस में हैं उन्हें ही पढ़ें। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग मेरी बातों को समझेंगे और इनको लागू करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज का इस वीडियो में दोस्तों 30 प्रश्न हैं और 30 प्रश्न में दोस्तों 30 प्रश्न जो है सारे जो त्रिकोणात्मक संघर्ष है पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच में कन्नौज को लेकर जो हुआ था उनके संबंध में ये वीडियो है। और इसमें 30 प्रश्नों में ये सारा ही टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा दोस्तों आपका। और आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है उनको आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, या फिर आपके जो भी नोट्स है इससे संबंधित उसमें आप इसको लिखते जाइए, जो चीज़ें आपके नोट्स में छूट रही है। ठीक है दोस्तों, मैं बिल्कुल इस टॉपिक के बारे में कहूँगा कि इसको मैंने पूरे दिन भर में इसको क्लियर किया है। पूरा दिन भर लगाया मैंने, 8 से 10 घंटा इसको लगाया है इसको कंप्लीट करने में। तो बिल्कुल इस टॉपिक में से दोस्तों कुछ भी बाहर जाने वाला नहीं आपकी रीट में। ठीक है, रीट से लगा करके दोस्तों इसमें एसआई, पुलिस, पटवार भर्ती, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो सेकंड ग्रेड हो, सारी परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों प्रश्न 30 है, इसमें कितने हैं 30 प्रश्न हैं। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप 20 प्रश्न अगर कर लेते हो तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी लेवल की है। और दोस्तों इसमें मैंने इन 30 प्रश्नों में बहुत एडवांस लेवल के सवाल भी शामिल किए हैं। तो यदि आपके प्रश्न कम होते हैं, मान लो 15 होते हैं या 15-20 के बीच में होते हैं, तो आप बिल्कुल भी निराश मत होना, क्योंकि इसमें मैं बता दूंगा आपका कि आपके स्तर के प्रश्न कौन से हैं, लेकिन चीज़ें आपको सारी याद होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो थोड़ा लंबा बन सकता है क्योंकि इसमें फैक्चुअल और कंसेप्चुअल दोनों तरीके के प्रश्न मैंने शामिल किए हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप वीडियो को पूरा देखेंगे और अंत में जो है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है दोस्तों पिछला वीडियो जो हमने हर्ष के काल के संदर्भ में दिया था उसमें एक चीज़ मैंने बताई थी कि जो भुक्ति है, भुक्ति वो जिलों को कहा जाता है। जी हाँ, भुक्ति जो है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताब है उसके अनुसार भुक्ति जिले को ही कहा जाता है, लेकिन बाकी जो किताबें हैं वो प्रांत मानती है। ठीक है दोस्तों, तो उसको आप प्रांत ही मानिए। ठीक है ना, आशा करता हूँ आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो चलो आज का
इस वीडियो लेक्चर का पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न इस प्रकार से है। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्या नहीं है? सुमेलित नहीं है। बताइए। पाल, बंगाल, गुर्जर प्रतिहार, गुजरात, राष्ट्रकूट, दक्षिण भारत, गहड़वाल, धार। तो बताइए दोस्तों, पाल बिल्कुल बंगाल में थे, गुर्जर प्रतिहार गुजरात में थे और राष्ट्रकूट दक्षिण भारत में थे। गहड़वाल कहाँ थे दोस्तों? गहड़वाल जो है कन्नौज में थे। कहाँ थे? कन्नौज में थे दोस्तों। कन्नौज यानी कि उत्तरी भारत, जिसके लिए संघर्ष हुआ था वहीं थे कन्नौज में। और कन्नौज में ये जो है त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ था। इसके बाद में इनका उद्भव हुआ था, ठीक है, गढ़वालों का, ठीक है, जयचंद गढ़वाल वो वही है दोस्तों। और दूसरी बात ये है दोस्तों कि जो ये जो तीनों शक्तियाँ हैं, पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ये लगभग 750 ईस्वी के लगभग इनका उद्भव हुआ था सभी का, ठीक है ना। तो यहीं से इनका संघर्ष प्रारंभ होता है, ठीक है। देखते हैं दूसरा प्रश्न दोस्तों। दूसरा प्रश्न इस प्रकार से है, पाल वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? बताइए जल्दी से। धर्मपाल, देवपाल, गोपाल, न्यायपाल। तो क्या है दोस्तों? बताइए जल्दी से। पाल वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन है? पाल वंश का सबसे प्रतापी शासक है दोस्तों धर्मपाल। कौन था? धर्मपाल था दोस्तों। हाँ जी हाँ, वही धर्मपाल। कौन? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाला धर्मपाल, ठीक है दोस्तों। और उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों, उदंतपुरी जो मठ था या बौद्ध विहार था, उसकी स्थापना गोपाल ने की थी। किसने की थी? गोपाल ने की थी। ठीक ठीक है, याद रखना इसको। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न इस प्रकार से है, देखिए, त्रिकोणात्मक संघर्ष में शामिल नहीं था। दोस्तों ये सबसे आरपीएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिए और गांठ बांध लीजिए, क्योंकि ये आपके बहुत बेसिक प्रश्न है, आपके ये प्रश्न आ सकता है। पाल, परमार, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, तो कौन शामिल नहीं थे दोस्तों इसमें? जल्दी से बताइए, कौन शामिल नहीं थे? परमार शामिल नहीं थे दोस्तों। दोस्तों आपके सिलेबस में 600 से और 1000 ईस्वी तक का जो है इतिहास दे रखा है भारत का, तो ये उसी में आता है और उसमें ये महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। चौथा प्रश्न देखते हैं आज का। भारत में बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाला अंतिम राजवंश था। दोस्तों ये प्रश्न भी कई बार आ चुका है, कई परीक्षा में आ चुका है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। पाल, परमार, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। बताइए जल्दी से, कौन थे दोस्तों? हर्षवर्धन ने तो बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया ही था, लेकिन उसके भी बाद में पाल शासक जो है अंतिम राजवंश था जिन्होंने बौद्ध धर्म को आश्रय दिया था, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपके क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, धीमान व विटपाल कौन थे? दोस्तों ये एडवांस लेवल का प्रश्न है, यदि आपको ध्यान नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसको अपनी नोटबुक में जरूर लिख लें। पाल राजवंश के शासक, पाल राजवंश के शासक थे क्या? राष्ट्रकूट राजवंश से संबंधित साहित्यकार, पाल राजवंश से संबंधित वास्तुकार, प्रतिहार राजवंश से संबंधित बौद्ध विद्वान। तो कौन थे दोस्तों? कौन थे ये थे पाल राजवंश से संबंधित वास्तुकार थे दोस्तों। क्या थे? वास्तुकार, ठीक है ना, भवन निर्माता, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, नेक्स्ट प्रश्न है, किस पाल शासक को हराकर चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने बंगाल पर आधिपत्य कर लिया था? किसको हराया था दोस्तों? बताइए। महिपाल, देवपाल, गोपाल और न्यायपाल। किसको हराया था दोस्तों? बताइए जल्दी से, किसको हराया था? महिपाल को हराया था। किसको? महिपाल को हराया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों राजेंद्र चोल ने उत्तर भारत को जीतकर गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। चोल भी जो है इसी दौरान हुए हैं, तो इनके बारे में भी थोड़ा सा इतिहास हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, किसकी राज्यसभा में सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव का दूत भारत आया था? किसके दरबार में आया था? धर्मपाल। किसके राज्यकाल में आया था दोस्तों? किसकी राज्यसभा में आए थे? बताना आपको। देवपाल, गोपाल, न्यायपाल। बताइए जल्दी से, क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है दोस्तों देवपाल। देवपाल की राज्यसभा में आया था, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, 8वां प्रश्न है, त्रिकोणात्मक संघर्ष में अंतिम रूप से कौन विजेता रहे थे? दोस्तों ये जो प्रश्न है ये रीट 2015 में आया था, ठीक है। कौन सी? रीट 2015 में ये प्रश्न आया था, ठीक है। तो ध्यान रखना आप, कौन रहे थे? पाल, परमार, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, कौन रहे थे दोस्तों? बताइए जल्दी से,
इसमें कौन रहे थे अंतिम रूप से विजेता? तो इसमें प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार जो है अंतिम रूप से विजेता रहे थे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। तो देखिए दोस्तों, पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। बौद्ध विद्वान अतिशा नायपाल के शासनकाल में तिब्बत गए थे। प्रथम चरण के संघर्ष में पालों का नेतृत्व धर्मपाल ने किया था। तो बताइए इसमें से उपयुक्त में से कौन से कथन या कौन सा कथन जो है सही है, ये देखना है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें से कौन से कथन सही है? तो दोस्तों पहला वाला भी सही है, गोपाल ने जो है पाल वंश की स्थापना की थी। दोस्तों गोपाल को जो है बंगाल के जो आम जनता थी उसने चुना था, उसने इसको शासन की बागडोर दी थी। दोस्तों बंगाल में लगभग 100 साल तक मत्स्य न्याय चला था। शशांक जो है गौड़ नरेश जो था उसकी जो पतन के बाद में, जिसको कि हर्षवर्धन ने समाप्त किया था, उसके बाद में यहाँ एक तरह से बंगाल में अव्यवस्था हो गई थी और बंगाल में जो है गोपाल ने सत्ता स्थापित की थी पाल वंश की। उसके बाद में देखो ये दूसरा वाला भी बिल्कुल सही है, तीसरा वाला भी सही है। इस तरीके से इसमें जो चारों कथन है वो क्या है? सही है। ठीक है, आशा करता हूँ ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। जो 10वां प्रश्न है दोस्तों, इसका 10वां प्रश्न इस प्रकार से है, राष्ट्रकूटों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? बताइए दोस्तों, संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग था। राजधानी क्या थी? बताइए, वातापी थी क्या? देखना है। एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर कृष्ण प्रथम ने बनवाए थे, बिल्कुल सही है। मान्यखेत राजधानी किसने बनाई थी? अमोघवर्ष ने बनाई थी। किसने बनाई थी? अमोघवर्ष ने बनाई थी दोस्तों। तो राजधानी अमोघवर्ष ने मान्यखेत बनाई थी। ठीक है दोस्तों जो वातापी थी ये चालुक्यों की राजधानी थी। किसकी? चालुक्यों की राजधानी थी। किसकी? चालुक्यों की राजधानी थी। तो ये दूसरा वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट करके एक काम है आपके पास, ये बताइए कि अमोघवर्ष ने मान्यखेत को राजधानी बनाई थी, लेकिन इससे पहले जो है राष्ट्रकूटों की राजधानी कहाँ थी? ये बताना है कमेंट करके मुझे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। 11वां प्रश्न है दोस्तों, देखिए, किस राष्ट्रकूट शासक ने गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय और पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया था? किसने पराजित किया था दोस्तों? बताइए जल्दी से। ध्रुव ने, गोविंद तृतीय ने, कृष्ण प्रथम ने और अमोघवर्ष ने। किसने? बताइए जल्दी से। तो ये है आंसर दोस्तों, गोविंद तृतीय है। कौन है? गोविंद तृतीय ने जो है गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को और पाल धर्मपाल को पराजित किया था। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगले प्रश्न। अगले प्रश्न है दोस्तों 12वां, सुलेमान जो कि अरब यात्री था ने विश्व के तत्कालीन 4 महान शासकों में किसकी गणना की? ध्रुव की, गोविंद तृतीय की, कृष्ण प्रथम की, अमोघवर्ष की। किसकी की थी दोस्तों? बताइए। अमोघवर्ष की। किसकी? अमोघवर्ष की। दोस्तों अमोघवर्ष जो है बहुत ही प्रतापी शासक था। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, अरबों ने राष्ट्रकूटों को कहा, क्या कहा? अरबों ने राष्ट्रकूटों को जुर्जर, बल्हार, विजेता, कोई नहीं। क्या कहा दोस्तों? तो अरबों ने जो है राष्ट्रकूटों को बल्हार कहा है। क्या कहा है? बल्हार कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न इस प्रकार से है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कथन इस प्रकार से हैं, गुर्जर प्रतिहार त्रिकोणात्मक संघर्ष में कन्नौज के अंतिम विजेता थे क्या दोस्तों? अभी हमने देखा था। नागभट्ट प्रथम ने प्रतिहार वंश की स्थापना की। ठीक है, सुलेमान ने भोज प्रथम या मिहिर भोज को इस्लाम का शत्रु कहा। तो दोस्तों उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा कथन सही है दोस्तों? पहला बिल्कुल सही है, दूसरा बिल्कुल सही है, तीसरा बिल्कुल सही है। तो दोस्तों उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? सारे के सारे कथन जो है क्या दोस्तों सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 15वां प्रश्न इस प्रकार से है, प्रसिद्ध जैन विद्वान राजशेखर जिन्होंने कर्पूर मंजरी की रचना की गुर्जर प्रतिहार के समकालीन थे। किस गुर्जर प्रतिहार के समकालीन थे आपको बताना है दोस्तों? महेंद्रपाल, नागभट्ट, राज्यपाल, मिहिर भोज। तो किसके समकालीन थे दोस्तों बताना है आपको? ये थे दोस्तों महेंद्रपाल के समकालीन थे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, त्रिकोणात्मक संघर्ष के प्रथम चरण में शामिल नहीं था। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी परीक्षा में ये आ सकता है। ठीक है, रीट लेवल 2
और किसी भी परीक्षा में आ सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। त्रिकोणात्मक संघर्ष में प्रथम चरण में शामिल नहीं था, यानी कि तीनों तरफ से एक एक शासक था, तो कौन शामिल नहीं था ये बताना है आपको। ध्रुव, महिपाल, वत्सराज, धर्मपाल, तो कौन शामिल नहीं था दोस्तों इसमें शामिल नहीं था, महिपाल शामिल नहीं था दोस्तों। ध्रुव जो है राष्ट्रकूटों की ओर से था, वत्सराज पालों की ओर प्रतिहारों की ओर से था, और धर्मपाल जो है पालों की ओर से था। तो इनके बीच में जो है त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ था कन्नौज को लेकर के। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों 17वां प्रश्न इस प्रकार से है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 4 है दोस्तों, तो इसमें थोड़ा देखना है आपको। ध्रुव ने उत्तरी अभियानों के बाद गंगा व यमुना का अपने ध्वज पर प्रतीक के रूप में अंकन कराया था। संजन ताम्रपत्र के अनुसार गोविंद तृतीय ने हिमालय तक, ये सैनिक अभियान बाद में आएगा, हिमालय तक सैनिक अभियान किया था। ये है दोस्तों। अमोघवर्ष ने कन्नड़ भाषा में कवि राजमार्ग 2 बार लिखा गया, कवि राजमार्ग पुस्तक लिखी। अमोघवर्ष बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। पहला वाला बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है दोस्तों, चौथा वाला गलत है। क्योंकि ये जो अमोघवर्ष था दोस्तों, ये बौद्ध नहीं जैन धर्म का अनुयायी था, बल्कि जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन ये धर्म सहिष्णु शासक था एक तरीके से। ठीक है दोस्तों, लक्ष्मी का भी उपासक था दोस्तों ये। ठीक है, तो और इसने जो है लक्ष्मी की उपासना करी थी दोस्तों, और अपनी एक उंगली काट करके लक्ष्मी को अर्पित कर दी थी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है ये देखना है। तो सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है दोस्तों, तो इसमें उपयुक्त सभी सही नहीं है क्या, केवल 4, केवल 2 व 3, या केवल कौन सा 1 व 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा दोस्तों, चौथा वाला। क्योंकि चौथा वाला क्या है, ये बौद्ध धर्म का नहीं जैन धर्म का अनुयायी था दोस्तों। ठीक है, बौद्ध धर्म के अनुयायी कौन थे, पाल थे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है 18वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। राष्ट्रकूट इंद्र तृतीय ने अकाल वर्ष की उपाधि धारण की थी। पौन्न ने अजीत पुराण की रचना की। दंती दुर्ग ने उज्जैन में हिरण्यगर्भ यज्ञ किया था। गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख ऐहोल प्रशस्ति में मिलता है। तो कौन सा कथन सही नहीं है ये देखना है दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ आपको, पहला वाला बिल्कुल सही है, दूसरा वाला बिल्कुल गलत है। पौन्न ने दोस्तों शांति पुराण की रचना की थी। किसकी, शांति पुराण की रचना की थी। ठीक है, और अजीत पुराण की रचना रन्न ने की थी। पोम्पम, पन्नम और रन्नम 3 जो है कन्नड़ भाषा के त्रिरत्न है दोस्तों, त्रिरत्न। तो इसमें पोम्पम, पन्नम और रन्नम, इस तरीके से पोन्नम रन्नम, इस तरीके से दोस्तों त्रिरत्न है। आप मुझे कमेंट करके बताइए इनकी पुस्तकें जो त्रिरत्न है, त्रिरत्न, इनके नाम और इनकी रचनाएं मुझे बताइए। ठीक है दोस्तों, 2 तो मैं बता ही रहा हूँ, एक और इसमें पौर्ण ने जो है शांति पुराण की रचना की, और अजीत पुराण की किसने की, रन्न ने की। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से किस राजवंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई है। दोस्तों ये भी फेवरेट क्वेश्चन है आरपीएससी का, तो आरपीएससी का तो फेवरेट क्वेश्चन है, हो सकता है आरबीएससी जो आपका रीड करवाती है उसका भी ये फेवरेट बन जाए। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा, प्रतिहार, परमार, राष्ट्रकूट, चालुक्य। तो दोस्तों जो पृथ्वीराज रासो के अनुसार माउंट आबू में, यानी आबू में एक यज्ञ हुआ था, तो उसमें प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चाहमान या चौहान, इनका जो है उदय हुआ था, या इनका उससे उत्पत्ति हुई थी। तो इसमें राष्ट्रकूट शामिल नहीं थे। ठीक है दोस्तों, अग्निकुंड के अनुसार है ना, उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई। ठीक है, निम्नलिखित को मिलान कीजिए, मिलान करना है दोस्तों। राजवंश है एक तरफ, क्षेत्र है चालुक्य, चंदेल, परमार और चौहान। तो देखते हैं चालुक्यों को, देखते हैं चालुक्य कहाँ के थे दोस्तों। तो चालुक्य कहाँ के थे, गुजरात के थे। कहाँ के थे, गुजरात के। चंदेल कहाँ के थे, बताइए जल्दी से। चंदेल थे जेजाग भुक्ति के थे। ठीक है, और परमार कहाँ के थे, मालवा के थे। और चौहान शाकंभरी के थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पहले में क्या, पहले में 4 और फिर
4 1 और फिर 4 हो जाएगा पहले में, और दूसरे में हो जाएगा पहला, और तीसरे में हो जाएगा तीसरा, और चौथे में हो जाएगा पहला। ये होएगा क्या दोस्तों? देखते हैं, ये गड़बड़ हो गया कुछ। पहले में चौथा हो गया, और दूसरे में पहला हो गया, तीसरे में तीसरा हो गया, और चौथे में दूसरा हो गया। तो ये हो जाएगा 4 1 3 2, 4 1 3 2 हो जाएगा दोस्तों। देखते हैं 4 1 3 2 किस में है। 4 1 3 2, 4 1 3 2 किस में? सी वाले में है। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप वीडियो का आनंद ले रहे होंगे और नोटबुक लेकर के लिख रहे होंगे नोटबुक में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है असुमेलित है, ये बताना है आपको। भोज एक तरफ शासक है, दूसरी तरफ उपाधि है। तो भोज प्रतिहार की उपाधि क्या थी? आदिवरा और प्रभास। बिल्कुल। महेंद्र पाल की परम भट्टारक, धर्मपाल की परम सौगात, विद्याधर की उत्तरापद स्वामी। बताइए दोस्तों, विद्याधर तो भगोड़ा था, ये कौन सी उपाधियां धारण करेगा? बिल्कुल कोई उपाधि धारण नहीं करेगा। तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। ये गलत है दोस्तों। उत्तरापद स्वामी जो है ये धर्मपाल की थी। किसकी थी? परम सौगात और उत्तरापद स्वामी जो है ये भी धर्मपाल की उपाधि थी, धर्मपाल की उपाधि थी। ठीक है दोस्तों। विद्याधर तो दोस्तों जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था भारत पर, तो ये भाग खड़ा हुआ था। ठीक है, सॉरी, ये भाग खड़ा नहीं हुआ था, इसने जो है विरोध किया था। बल्कि राज्यपाल अंतिम शासक था। कौन था? राज्यपाल जो है अंतिम शासक था। किसका? प्रतिहार शासक, वो भाग खड़ा हुआ था। ठीक है, तो विद्याधर ने एक संघ बना करके राज्यपाल को परास्त कर दिया था। ठीक है, ये हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट 22वां प्रश्न है दोस्तों। काव्य मीमांसा, भुवन कोश, विदुषाल भंजिका, दाय भाग, मिताक्षरा। उपयुक्त में से कौन से ग्रंथ राजशेखर ने लिखे? राजशेखर ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे ये बताना है आपको, तो बताइएगा जल्दी से। उपयुक्त में से कौन से ग्रंथ लिखे? काव्य मीमांसा लिखा दोस्तों, भुवन कोश लिखा, विदुषाल भंजिका लिखा, दाय भाग किसने लिखा? जिमुतवाहन ने दाय भाग लिखा। मिताक्षरा किसने लिखा? विज्ञानेश्वर ने। किसने? विज्ञानेश्वर ने लिखा दोस्तों ये जो है एक तरीके से सामाजिक व्यवस्था से संबंधित ग्रंथ है, चौथा और पांचवा। तो ठीक है, तो ये जो है राजशेखर ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे? 1 2 3, तो 1 2 3 सी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, 23वां प्रश्न इस प्रकार से है। किस राजवंश के कलाकार कांस्य मूर्तियां बनाने में प्रवीण थे? और दोस्तों इस राजवंश के जो राजा थे, वो राजा भी कांसे की मूर्तियां बना करके बेचा करते थे। ठीक है, तो देखिए वो राजवंश कौन सा था? पाल, परमार, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। तो दोस्तों वो जो राजवंश था वो था पाल राजवंश। ठीक है, अगला प्रश्न है। किस पाल शासक ने नालंदा बिहार को संचालित करने के लिए 200 गांव अनुदान दिए थे? ठीक है, गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, महेंद्रपाल। तो दोस्तों कौन था ये, बताइए जल्दी से। कौन था? धर्मपाल। दोस्तों पालों में धर्मपाल का नाम सबसे ज़्यादा आता है। कौन है ये? धर्मपाल था दोस्तों। ठीक है, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, आशा करता हूँ आप प्रश्नों को समझ रहे होंगे। 25वां प्रश्न है। द्रुम या द्रुक्म क्या था दोस्तों? क्या है? कांसे का सिक्का, चांदी का सिक्का, तांबे का सिक्का, सोने का सिक्का। तो दोस्तों ये चांदी का सिक्का था। किसका? चांदी का सिक्का था दोस्तों ये। ठीक है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। नेस्दिय चरित्रम के लेखक संस्कृत कवि श्रीहर्ष किसके दरबार को सुशोभित करते थे? बताइए। जयचंद, हरिश्चंद्र, गोविंद चंद्र और धर्मपाल किसके दरबार में थे दोस्तों? तो ये थे जयचंद गढ़वाल के दरबार में थे। जयचंद गढ़वाल। ठीक है, कन्नौज वाला जयचंद गढ़वाल। ठीक है, जो त्रिकोणात्मक संघर्ष के बाद में इनका उदय हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों 27वां। अपने अभिलेखों में हिंदी की देवनागरी लिपि का प्रयोग करने वाला प्रथम पूर्व मध्यकालीन राजवंश कौन सा था? पाल, परमार, प्रतिहार, चंदेल। तो कौन था दोस्तों? चंदेल। चंदेल कहाँ के थे दोस्तों? अभी हमने देखा था चंदेल जेजाग भुक्ति के थे। ठीक है, जेजाग भुक्ति। ठीक है, वर्तमान कौन सा? झांसी के आसपास वाला क्षेत्र जो है वो चंदेल, वो वहीं थे दोस्तों। ठीक है ना। खजुराहो जो है, खजुराहो है ना, खजुराहो वो चंदेल शासकों ने ही बनवाए थे, खजुराहो के जो मंदिर है। ठीक है,
736 ईस्वी में दिल्ली का या दिल्ली नगर की स्थापना किसने की? सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। तोमरों ने, परमार ने, प्रतिहारों ने और राष्ट्रकूटों ने। तो किसने की दिल्ली की स्थापना? तोमरों ने की थी दोस्तों। किसने? तोमरों ने। ठीक है। 29वां प्रश्न है ये दोस्तों त्रिगुणात्मक लिखा गया है, त्रिकोणात्मक है। त्रिकोणात्मक संघर्ष के उपरांत कन्नौज किस राजवंश के अधीन आ गया था? किस राजवंश के अधीन आ गया था? तो किसके? गढ़वाल, बघेल, चालुक्य और चौहान। किसके अधीन आ गया था दोस्तों? ये आ गया था गढ़वालों के अधीन। और दोस्तों गुजरात जो है त्रिकोणात्मक संघर्ष के बाद में बघेलों के अधीन आ गया था। और जो महाराष्ट्र और कर्नाटक वाला एरिया है वहाँ राष्ट्रकूट खत्म हो गए थे और चालुक्य आ गए थे। ठीक है दोस्तों। और गढ़वालों को परास्त करके दिल्ली पर चौहानों ने राज्य स्थापित कर लिया था। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, सोमनाथ के जिस मंदिर को महमूद गजनवी ने विनाश किया था वह किस देवता का था? दोस्तों सूर्य, शिव, कृष्ण और विष्णु। किसका था दोस्तों? तो ये शिव का था दोस्तों। किसका? शिव का था दोस्तों। ठीक है। आशा करता हूँ आपने सारे पूरे वीडियो को देखा होगा और आपने सारे जो है प्रश्न सोल्व किए होंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आपके 25 तक भी प्रश्न सही हुए होंगे। लेकिन दोस्तों प्रश्न जो है एडवांस लेवल के थे, तो आप इसमें अगर कम हुए हैं तो टेंशन नहीं लेने का है। लेकिन इसमें से मैं गारंटी लेता हूँ आपके रीट में एक प्रश्न जरूर आएगा दोस्तों। ठीक है ना। जो 50 प्रश्न आपके जीके के हैं पेडागोजी को छोड़ करके, पेडागोजी समेत 60 हैं, तो उसमें से 50 प्रश्न जीके के हैं, उसमें से एक प्रश्न इस टॉपिक में से निश्चित रूप से आएगा। ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। कल जो टॉपिक है दोस्तों, कल हम पढ़ने वाले हैं चालुक्य पढ़ेंगे। एक तो क्या पढ़ेंगे? चालुक्यों के बारे में प्रश्न देखेंगे दोस्तों। कुछ प्रश्न हम पल्लवों के बारे में देख लेंगे। ठीक है। और कुछ गढ़वालों के बारे में देख लेंगे और कुछ चौहानों के बारे में देख लेंगे। इस तरीके से 4-5 राजवंश जो है कल वाले वीडियो में करेंगे। और कल वाले वीडियो में भी जो है 30 ही प्रश्न होंगे दोस्तों। ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है दोस्तों। और ये भी बताइए कि आज जो प्रश्न पत्र था इसका जो लेवल था वो कैसा था। ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।